जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप सभी विद्यार्थियों का इस बार एग्जाम होने वाला है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा एक बार ज़रूर देखना और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यही सभी क्वेश्चंस आपके इस बार का फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। आप एग्जाम में एकदम गर्दा मचाएंगे, मेरा 100% गारंटी है, और पूरा 100 में 100 आप पेपर लिख कर भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा और ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा और डी को देखिएगा। ये नहीं होगा, बल्कि आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, रंध्र। रंध्र के द्वारा ही पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा जी? पहला का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी विद्यार्थी याद रखें ना, पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, चूहा का ही सबसे तेज हृदय धड़कन होता है, क्योंकि चूहे को ही पता रहता है कि किसी घर में किस तार को काट दिया जाए ताकि पूरे घर अंधेरा हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका चूहा का हृदय धड़कन बहुत तेज होता है। ठीक है, अब देखिए तीन नंबर क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। इनका चला किस प्रकार का, अमोनिया, यूरिक अम्ल या फिर यूरिया या फिर इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल देखा, इनमें से आंसर आपका होगा डी नंबर वाला, सभी होगा। यूरिक अम्ल भी होगा, अमोनिया भी होगा और यूरिया भी होगा, इसलिए इसका आंसर हम लोग आंसर लगाएंगे डी नंबर पर, सही सभी होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तो अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, समीकरण H2+O2 एरो H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण किया, और यह किस प्रकार का अभिक्रिया, यही आपको बताना है। यह एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक अकेले पदार्थ का निर्माण करता है तो हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, और वही यह एग्जाम्पल दिया भी है और इसका आंसर संयोजन अभिक्रिया होगा भी। ठीक है, अब अगर अगला क्वेश्चन आ रहा है ना कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। बच्चा लोग, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है निम्नलिखित में कौन सा होगा। देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, जो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर डी नंबर में 6 सी नंबर वाला मिलेगा। ठीक है, C6 दिया है, H12 भी दिया है और O6 भी दिया है, और यही आपका अणुसूत्र होगा। ठीक है, ग्लूकोज का। ठीक है, आप लोग गर्मी का मौसम में ज़्यादा ग्लूकोज पीते होंगे, जब पेट को ठंडे करने के लिए ग्लूकोज आप लोग पीते होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम की परमाणु संख्या, देखिए दोस्तों, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है और सोडियम का संकेत Na होता है। आप लोगों को पता है ना, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब बहुत ही मतलब कि मुलायम तत्व होते हैं, जिसे हम लोग चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि निम्न में किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन में देख लेना रहेगा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन सभी में से कोई भी होगा तो आप लोग आसानी से मतलब कि आप लोग आंसर टिक लगा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःग्रहण। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अंतःग्रहण। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं ना, वो हमेशा क्षारीय धातु होते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और द्वितीय वर्ग के क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी सब जल, मिट्टी, वायु ये सब है। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 11 नंबर, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो ही नियम होते हैं ना, प्रकाश के परिवर्तन के 2 ही नियम होते हैं, और ये आपके एग्जाम में कई बार आ भी चुका है कि प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम होते हैं। आपके एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है।
तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त करते हैं, जो कैपिटल ए की तरह बनता है और उसके ऊपर एक डिग्री का हम लोग चिन्ह दे देते हैं। यही आपका एंगस्ट्रम हो गया, जो हिंदी में यहाँ पर डी नंबर में लिखा गया एंगस्ट्रम। तो आपका आंसर होगा एंगस्ट्रम होगा। सब लोग अच्छे से याद करना, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अभिकारक के नाम से जानते हैं। बहुत लोग उत्पाद और अभिकारक दोनों टिक लगाते हैं, नहीं, उत्पाद और अभिकारक दोनों एक साथ नहीं होगा, केवल और केवल अभिकारक होगा, ठीक है। सब लोग याद रखना अभिकारक। 13 का आंसर ए नंबर होगा। अब देखिए इसका तो आंसर आप लोगों ने पहले से याद किए होंगे। टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी तो होगा नहीं, होगा तो आपका आंसर होगा क्षारीय। टूथपेस्ट तो हमेशा क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? मेरे दोस्त कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कह रहा है ना, तो विद्युत का सुचालक क्या हो जाएगा? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट या फिर आयोडीन। आयोडीन यानी कि नमक। तो आंसर आप लोगों का आना चाहिए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, ठीक है। और कार्बन का एक अप्रूप भी होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह का मतलब समझ जाइएगा, वो अम्ल कह रहा है। तो अम्ल इसमें से ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, COOH। COOH ही आपका अम्ल कहलाएगा, ठीक है। याद रहेगा ना? चलिए एकदम याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो अमीटर से हम लोग धारा ही ना मापते हैं। सभी बच्चे क्या आंसर देंगे? अमीटर से हम लोग एक्चुअली में धारा ही मापते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर आपका ए नंबर होगा, धारा ही मापते हैं। जबकि अगला क्वेश्चन 18 नंबर, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है जनरेटर। देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलेगा तो विद्युत मोटर होगा। मैं आपको कई बार बताया हूँ ये क्वेश्चन कि जो भी मतलब कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा वो विद्युत मोटर कहलाएगा। लेकिन अगर इसी का अपोजिट कर दे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, तो वो जनरेटर हो जाएगा। लेकिन जब विद्युत को यांत्रिक में बदल रहा है तो विद्युत मोटर के अलावा और दूसरा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, देखिए जो भी बच्चे हैं इस वीडियो को लाइक नहीं किए, एक लाइक ज़रूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा सभी बच्चे, ताकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और आपको विषय का अच्छे से PDF भी दे सकूँ, अच्छे से बता भी सकूँ। एग्जाम नज़दीक आ चुका है और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको डेली ऐसे ही बताऊँगा, ठीक है, डेली ऐसे ही बताऊँगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दर्पण सूत्र है। देखिए जी दर्पण सूत्र का फार्मूला आपसे पूछा है, तो आप लोग बताइएगा 1/V + 1/U = 1/A। आप ऑप्शन नंबर ए को ही देखिए ना, एक को ही देखिए, यही आंसर हो जाएगा। देखिए दर्पण सूत्र भी पूछता है और लेंस सूत्र भी पूछता है। अगर लेंस सूत्र पूछेगा तो दर्पण वाला ही होगा, लेकिन इसमें माइनस हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी को गौर से, सेम टू सेम है लेकिन यहाँ पर माइनस दे दिया है, तो बस आपको लेंस फार्मूले में माइनस लगा देना है, दर्पण में प्लस लगा देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है जी आपका क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? यानी कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है, यही क्वेश्चन आपसे सिंपल में पूछा गया है। जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होता है उसमें कौन सा हम लोग लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर क्वेश्चन है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को हम लोग रासायनिक दूत कहते हैं। हार्मोन, उद्दीपन, पाचक, रस, आवेग। इसका आंसर मैं आपको बताया था ना, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। किसको? हार्मोन को, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। 22 नंबर वाला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ एस्बेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? ये क्वेश्चन कभी कभी हिंदी सेंटेंस में लिखा है, बट इंग्लिश वर्ड में लिखता है आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है।
अच्छे से देख लेना। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन, चार्ल्स डार्विन नामक व्यक्ति ने ही लिखी थी। तो आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स डार्विन। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो आप सभी को पता ही होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आंसर मतलब ये नहीं होगा, निर्वात होगा, क्योंकि अधिक प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में ही होती है। लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है ये भी एग्जाम में आता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आप लोग टिक लगा देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर आपका। 24 नंबर क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक। देखिए जी, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट में होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, जिसको हम कैपिटल वी से सूचित करते हैं। कूलम आवेश का हो जाएगा, एम्पियर विद्युत धारा का हो जाएगा, ओम प्रतिरोध का हो जाएगा, सबका अलग अलग है। ठीक है, तो विभवांतर का वोल्ट होगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पुष्प में। ठीक है, किस में? फ्लावर्स, यानी कि पुष्प में पाए जाते हैं। आंसर होगा आपका सी नंबर, पुष्प में पाए जाते हैं। देखिए ये बायोलॉजी का टॉप क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? बहुत ही टफ क्वेश्चन है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए एक साधारण सा मटर के पौधे को चुना था। मटर के पौधे को चुना था। मटर यानी कि आप लोग छेमी बोलते हो। ठीक है, छेमी आप लोग बोलते हो। तो एक साधारण मटर के पौधे को उन्होंने चयन किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन है 27 नंबर, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एकादिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, भी किसी भी दिशा में नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका आंसर होगा 27 का करेक्ट ऑप्शन नंबर एकादिशीय। ठीक है, एकादिशीय ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ठीक है, ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ये आपका बी नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 29 यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो मेरे दोस्तों सोलर सेल किस धातु का बना होता है? सिलिकॉन, प्लेटिनम, सोना, जस्ता। तो 29 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा आपका सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन धातु से बना होता है। सोलर सेल किसका बना होता है? सिलिकॉन धातु से बना रहता है। अब क्वेश्चन पूछता है आपसे, निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो K2SO4। अच्छे से देखिए सी नंबर वाले को, K2SO4 एक लवण है। ठीक है, जैसे कि NaCl लवण होता है, ठीक वैसे ही दोस्तों K2SO4 भी आपका लवण है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? देखिए सबसे भारी धातु का नाम पूछेंगे तो आप बताइएगा सर लोहा सबसे भारी होता है। नहीं, लोहा आपका बिल्कुल गलत होगा। सबसे भारी धातु होता है यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर परमाणु बम मतलब कि खतरनाक हथियार वगैरह बनाने में हम लोग करते हैं। ठीक है, यूरेनियम सबसे भारी धातु होता है। अगला क्वेश्चन, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इथेन के एक अणु में कितने? जैसे कि C2H6, इसमें कितने होंगे? तो 7 होंगे। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होंगे? तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन से आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत। देखिए सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टे में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टे में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं? तो आप लोग बताना 10। कितना बताना? 10। तिलचट्टे में कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पेड़ पौधों में ही होती है। हरे पौधों में ही होती है, यानी कि हरे पेड़ पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आंसर आपका क्या होगा? सी नंबर वाला। अब अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है।
फ्लोएम उत्कों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में या फिर सुक्रोज के रूप में। तो 36 का तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर होना होगा, सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में। आंसर आपका क्या होगा, सुक्रोज के रूप में दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपका 37 में प्रश्न है आपका, स्विच लगाए जाते हैं। आप लोग ज़्यादातर अभी मतलब कि आप 10th क्लास की एग्ज़ाम देने वाले हैं, बट आप अपने घर में छोटे मोटे तो इलेक्ट्रीशियन इनकी वायरिंग का काम तो कर ही लिए होंगे, बहुत लोग कर लिए होंगे, बहुत लोग नहीं किए होंगे, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन आप छोटे छोटे मतलब कि काम तो ये ज़रूर किए होंगे। तो आप बता सकते हैं कि स्विच लगाए जाते हैं, स्विच एक्चुअली में किस में लगाए जाते हैं, ठंडे तार में, गर्म तार में, फिर भूयोजित तार में। तो इसका आंसर आप लोग थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि इसका आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है, सभी बच्चे बता सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, देखिए बहुत लड़के क्या करते हैं ना, यहाँ पर गलती कर देते हैं। क्वेश्चन ऐसा पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा, बस यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, जिसके चलते अनवीकरणीय के चलते कोयला पर टिक लगा देते हैं और आंसर चलते बोलते हैं कि मेरा सही हो गया। 38 नंबर एक मेरा सही था, ये वाला मेरा सही था। अबे मूर्ख तेरा 38 नंबर क्वेश्चन गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि तूने आगे क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं। आगे क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। नहीं है का मतलब क्या हुआ, वो नहीं होगा। कोयला अनवीकरणीय है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन बायोगैस आपके अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ठीक है। क्योंकि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, जिसको उपयोग करने के बाद बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे कोयला को एक बार यूज़ कर लोगे तो क्या फिर भी यूज़ कर सकते हो, नहीं। पेट्रोलियम एक बार बाइक से ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा, तो फिर उसको कैसे ला सकते हो, नहीं ला सकते हो ना। लेकिन बायोगैस को एक बार उपयोग करने के बाद फिर इसे उपयोग में ला सकते हैं, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा। ये अनवीकरणीय के अलावा नवीकरणीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 38 हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित होता है उत्सर्जन से, किससे, तो उत्सर्जन से संबंधित होता है, ठीक है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है, हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। 39 और 40 दोनों का आंसर डी नंबर मिला, ठीक है। अब देखते हैं 41 का आंसर क्या मिलता है। 41 नंबर तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम कैपिटल डी से सूचित करते हैं। बट यहाँ पर ऑप्शन में सी नंबर दिया डायोप्टर, इसको डी से नहीं सूचित किया, डायरेक्ट उसका नाम लिख दिया डायोप्टर। तो आप लोग डायोप्टर याद रखिए, डायोप्टर किस में होता है, तो प्रति मीटर में होता है, प्रति मीटर में होता है, ठीक है। याद रखना डायोप्टर हमेशा प्रति मीटर में ही होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर प्रश्न कहता है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम, यानी कि कम, न्यूनतम का मतलब होगा कम, तो किसका कम होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा शुरू में, उसका यहाँ पर विचलन क्या होगा, वो कम होगा। तो लाल रंग का ना तरंगदैर्घ्य शुरुआती में ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होगा, इसका विचलन न्यूनतम होगा। शुरुआती क्या है, इसका हमेशा लाल रंग का ज़्यादा होता है तरंगदैर्घ्य, ठीक है, यानी कि वेवलेंथ। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो मेरे दोस्त बैटरी से डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है, यानी कि डीसी की प्राप्ति होती है। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट के हिंदी में क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। आंसर होगा आपका बी नंबर वाला, दिष्ट धारा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण ये पौधों का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधों का रंग जो होता है वो हरा हो जाता है। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ आपको बताना है। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गोंद, टैनिन, रेजिन या फिर इनमें से सभी। बिल्कुल आप लोगों ने सही देखा, ऑप्शन नंबर डी वाला, इनमें से सभी आंसर होगा, इनमें से सभी ही आपका आंसर होगा, ठीक है। डी नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर, टिहरी बांध का निर्माण निम्नलिखित में किस प्रदेश में किया गया। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो सभी बच्चे याद करना, टिहरी बांध का निर्माण आपके किस प्रदेश में किया गया था। तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में न किया गया था। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में
किया गया था। तो सभी बच्चे याद रखना उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको जितना भी बहुविकल्पीय प्रश्न बताया, अगर इसको एक बार अच्छे से याद कर ले तो पूरा, मैं मानता हूँ बहुत ऐसे अभी लड़के होंगे जिनको अभी तक भी पूरा नहीं याद हुआ होगा, आधा माधा याद हो गया होगा, लेकिन एक बार फिर से वीडियो को देखकर पूरा याद कर लीजिएगा। इसलिए मैं ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनाया, आप इसको अच्छे से याद कर लेना, एकदम अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना, ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। मैं आपको टारगेट दिया हूँ, आप 100 में 100 पेपर लेकर आएंगे तो आएंगे। अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तक गर्दा हम लोग मचा देंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाना जाकर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर वीडियो मेरा मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।